लोकसभा में टोटल 545 एमपी की सीट्स हैं, जिसमें यूपी के अंदर 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, तमिलनाडु में 39 हैं, बिहार में 40 हैं और राजस्थान जो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है उसमें सिर्फ 25 एमपी सीट्स हैं। तो एक बात तो तय है कि लोकसभा के एमपी की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया वाइज तो नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। एक एमपी जनता को रिप्रेजेंट करता है तो पॉपुलेशन के हिसाब से एमपी की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और होता भी है। मगर यहाँ पर एक कैच है, लोकसभा में जो एमपी की सीट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन 1971 में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन था उसके हिसाब से होता है। आज की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मगर इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। कुछ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 30-30 लाख वोटर्स हैं, जैसे कि आंध्रा के मलकाजगिरी, बैंगलोर नॉर्थ, और कुछ लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जिसमें 50,000, 1 लाख वोटर्स हैं, जैसे कि लद्दाख, लक्षद्वीप। 1971 तक हर जनगणना के बाद यानी पॉपुलेशन सेंसस के बाद में लोकसभा की सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था, उनका एरिया घटाया बढ़ाया जाता था। हर स्टेट में लोकसभा की सीट्स वेरी होती थी और ये काम करता था डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मगर ये सब फ्रीज हो गया 1976 में 25 साल के लिए और 2002 में 25 साल के लिए इसे फिर से बढ़ा दिया गया और अब 2026 में ये फ्रीज खत्म होने जा रहा है और सबकी आंखें इसी के ऊपर है कि अब सरकार क्या करने वाली है। क्या इस फ्रीज को खत्म किया जाएगा और 50 साल बाद में अगर ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीजिंग खत्म होगी तो लोकसभा सीट्स का क्या होगा, हर स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या चक्कर है इस डीलिमिटेशन का? क्यों इस डीलिमिटेशन को फिर से नहीं होने दे रही पॉलिटिकल पार्टीज और डीलिमिटेशन होने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, आज की वीडियो में पूरी बात डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले एक काम की बात सभी स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि IIT JEE नीट एक्सेट्रा, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो जैसे कि UPSC, या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज के रेगुलर टेस्ट एग्जाम हो, तो आपको जरूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव जूम मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दिए हैं और क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, UPSC का, गेट का, और इनको देकर मैंने कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी हैं जो मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगा तो उनका एग्जाम में स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा, उससे उनको तैयारी करने में मदद मिलेगी, एग्जाम के पेपर को क्रैक करने में मदद मिलेगी। पिन कमेंट में मैंने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, सीट्स लिमिटेड हैं, जाकर जल्दी रजिस्टर कीजिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो चलिए डीलिमिटेशन की कहानी को शुरू करते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में डीलिमिटेशन का मतलब है किसी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना इस तरह से कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट हो। कहीं ज्यादा कहीं कम अगर भेदभाव हो जाता है तो उसको फिर से बैलेंस करना, ताकि हर एक नगर, हर एक ग्राम के वासियों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो कर गई, दूसरे की कम हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोटा कर दिया जाएगा ताकि इसकी पॉपुलेशन इसमें आ जाए और दोनों इक्वल पॉपुलेशन फिर से हो जाए, ताकि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पॉपुलेशन का एक रिप्रेजेंटेटिव हो। ये डीलिमिटेशन कई सारे फैक्टर्स को कवर करता है, जैसे कि पॉपुलेशन कहीं ज्यादा ग्रो हो रही है, कहीं सिटीज में ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है बाहर से और गांवों में कम हो रहा है तो उसको बैलेंस करता है, कहीं बर्थ रेट ज्यादा है, कहीं मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है तो उसको बैलेंस करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में लोकसभा सीट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है और आर्टिकल 170 में जो स्टेट की असेंबली सीट्स हैं उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही गई है। ये दोनों ही आर्टिकल्स डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। ये आर्टिकल्स कहते हैं कि हर जनगणना के बाद, हर एक पॉपुलेशन सेंसस के बाद में जो हर 10 साल में किया जाता था, उसके बाद में एक डीलिमिटेशन एक्ट पास किया जाएगा सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा एक डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाएगा। ये डीलिमिटेशन कमीशन एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को रीड्रॉ करेगा और उनको रीअरेंज करेगा इस तरह से कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन का। अभी जो डीलिमिटेशन कमीशन 1976 तक सेटअप किया जाता था, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करती थी। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडेंस के साथ। इस कमीशन में रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इसका चेयरपर्सन हुआ करता था। इसके मेंबर हुआ करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नॉमिनेट करे, और हर एक स्टेट से 5 MP और 5 MLA अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने फीडबैक्स देने के लिए इस कमीशन में अपॉइंट किए जाते थे। इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट था इसकी ऑटोनॉमी। ये सरकार को कोई जवाबदेही नहीं रखता था, सरकार इसके डिसीजन पे कोई प्रेशर, दबाव बनाकर चेंज नहीं कर सकती थी। 1951 में इंडिपेंडेंस के बाद में पहली बार सेंसस यानी जनगणना हुई थी, जिसके बाद 1952 में पहली बार डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया और इससे लोकसभा सीट्स
बढ़कर 489 से 494 कर दी गई थी। 1963 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ जिससे सीट्स बढ़कर हो गई 522 और 1973 में तीसरी बार डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुआ जिससे लोकसभा की सीट्स बढ़कर 542 हो गई थी और उसके बाद सिक्किम जब इंडिया में मर्ज हुआ तो उसकी एक सीट और मिल गई और 543 लोकसभा सीट्स इंडिया में हो गई। इसके साथ 2 एंग्लो इंडियंस की सीट्स भी मिल गई थी तो टोटल 545 जो आज का प्रेजेंट नंबर है वो आ गया। इन तीनों डिलिमिटेशन कमीशंस ने लोकसभा के साथ साथ जो हर एक स्टेट की असेंबली है उसकी सीट्स को भी बढ़ाया और रीअरेंज किया। 1973 के डिलिमिटेशन तक हर एक लोकसभा एमपी लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता था। इस पीरियड तक एक प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड थी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक एवरेज साइज हुआ करता था जो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर था। मगर इसके 3 साल बाद इंडिया में हुआ एक मेजर पॉलिटिकल इवेंट। 1976 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी जो इन्वोक की गई थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा, उन्होंने पास किया 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो 42nd अमेंडमेंट था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे। उन सारे चेंजेस में से एक चेंज था डिलिमिटेशन को अगले 25 साल के लिए फ्रीज करना। इस फ्रीज करने के पीछे लॉजिक ये था कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो हो रही थी तो जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी और जो सदर्न स्टेट्स थे उनकी पॉपुलेशन कम ग्रो हो रही थी। सदर्न स्टेट्स अपने पॉपुलेशन कंट्रोल पर अच्छा काम कर रहे थे मगर डिलिमिटेशन से इस अच्छा काम करने के कारण उनको पनिशमेंट मिल रहा था इन द फॉर्म ऑफ लेस लोकसभा सीट्स। जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा लोकसभा सीट्स मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी पॉपुलेशन बढ़ी उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह की डिसप्रोपोर्शनैलिटी को केटर करने के लिए 25 साल के लिए इस डिलिमिटेशन को फ्रीज कर दिया गया और सभी को ये कहा गया कि हर स्टेट अपने पॉपुलेशन के कंट्रोल पर काम करेगा और 25 साल बाद ये पोजीशन रिव्यू की जाएगी कि अब डिलिमिटेशन फिर से करना उचित होगा या नहीं होगा। मगर इन 25 साल में इंडिया का पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरह से एडजस्ट हो गया कि सभी को इन फिक्स्ड सीट्स की आदत हो गई। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती थी कि उनका वर्चस्व, उनकी नंबर ऑफ सीट्स कम हो और खास करके साउथ के स्टेट्स, क्योंकि कंटिन्यूसली इंडिया में ये देखा गया कि नॉर्दर्न स्टेट्स जो थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो हो रही थी कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। इसीलिए 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक और अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ जिसे 84th अमेंडमेंट बोला जाता है। इस 84th अमेंडमेंट ने डिलिमिटेशन के फ्रीज को 25 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। मगर यहाँ पर एक यूनिक चीज हुई थी। इस फ्रीज होने के बावजूद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन को फिर से सेटअप किया गया और उसे ये कहा गया कि आप हर एक स्टेट के अंदर जो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स हैं या नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं उनको फिक्स रखोगे, मगर एक स्टेट के अंदर आप चेंजेस करोगे, सीट्स के अंदर इस तरह से एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि पॉपुलेशन इक्वली रिप्रेजेंट हो, यानी कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को छोटा कर दो, छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बड़ा कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान में 25 सीट्स पहले हुआ करती थी तो इस डिलिमिटेशन कमीशन के बाद भी 25 ही सीट्स रही, मगर उनका एरिया चेंज हो गया, उनके बॉर्डर्स चेंज हो गए। इस तरह से चेंज किए गए कि सब में इक्वल पॉपुलेशन आ जाए। इस 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी वो 2008 में इंप्लीमेंट की गई और अगले इलेक्शन में इन नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्शन लड़े गए। मगर अब कैच ये है कि ये जो फ्रीज था वो 2026 में एंड होने जा रहा है। अब इसको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 2011 के बाद में अभी तक जनगणना ही नहीं हुई है, यानी कि पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं हुआ है। तो अगर पॉपुलेशन सेंसस ही नहीं हुआ है तो 2026 के बाद में डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करके भी हम क्या रिजल्ट निकालेंगे? वो 2011 के डेटा से अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो वो भी यूजलेस होगा, वो भी किसी काम का नहीं होगा। एक एस्टिमेशन के हिसाब से अगर लोकसभा में डिलिमिटेशन को फिर से इंप्लीमेंट किया जाता है तो इस बार सीट्स 543 से बढ़कर 800 तक जा सकती हैं, क्योंकि ये 50 साल बाद किया जाएगा। अब इसके साथ ही इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं। पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस आई है और नॉर्दर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कोई कंट्रोल हुआ नहीं है। नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ी है कंपेयर टू सदर्न स्टेट्स। और इस बार अगर डिलिमिटेशन होता है तो सदर्न स्टेट्स की जो सीट्स का नंबर इंक्रीज होगा वो उतना नहीं होगा जितना नॉर्दर्न स्टेट्स का होगा। अगर स्ट्रिक्टली पॉपुलेशन के नंबर्स के हिसाब से सीट्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो डेफिनेटली हर एक स्टेट के अंदर नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ेंगी, मगर जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होता है हर एक स्टेट का उसमें सदर्न स्टेट्स को नुकसान हो सकता है और उनका जो परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो कम हो सकता है। और इसी कारण सदर्न स्टेट्स नाराज हैं और टेंशन में आए हुए। साउथ की जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये डर है कि उनका जो सेंटर में रोल है वो कम हो जाएगा, उनकी जो ग्रास्प है वो कम हो जाएगी और उनका पॉलिटिकल पावर छिन जाएगा इस डिलिमिटेशन के बाद में। और ये वाला डिलिमिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि पॉलिटिकल पावर को
पूरी तरह से शिफ्ट कर सकता है और साउथ के स्टेट्स को काफी नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट्स ऑलमोस्ट डबल हो सकती हैं, 80 की 160 हो सकती हैं। इसी तरह बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर भी काफी ज्यादा सीट्स का इंक्रीज होगा। इसके अपोजिट जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, इनके अंदर सीट्स का नंबर उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा जितना नॉर्दर्न स्टेट्स में बढ़ेगा। इसमें जो अभी तक सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं वो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में एक ऑल पार्टी मीटिंग भी इसके लिए कंडक्ट की थी और उनका ये कहना है कि इस डीलिमिटेशन के फ्रीज को अगले 30 साल के लिए बढ़ा देना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात भी की थी। अभी इनका आर्ग्यूमेंट यह है कि जो 5 सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सब का मिला के जो लोकसभा की 543 सीट्स हैं उसमें लगभग 23% रिप्रेजेंटेशन है और इस डीलिमिटेशन के बाद में इन पांचों स्टेट्स का मिला के केवल 19% रिप्रेजेंटेशन रह जाएगा। इनका आर्ग्यूमेंट है कि ये अनफेयर होगा उनको पेनलाइज करना, क्योंकि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया सक्सेसफुली और उन्होंने अपने मासेस को एजुकेट किया पॉपुलेशन कंट्रोल के स्टेप्स को फॉलो करने के लिए, उनके प्रिवेंशन टेक्निक्स को समझाया और इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा कंपेयर टू अदर स्टेट्स जिन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। उनकी पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रही है और उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। इनका एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि ये स्टेट्स इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। इंडिया में सेंट्रल रिप्रेजेंटेशन अगर इनका कमजोर हुआ तो ज्यादा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करने के बावजूद इनको उतने फंड्स सेंटर से नहीं मिलेंगे जितने इनको मिलने चाहिए। फिलहाल की बात करें तो शेड्यूल के हिसाब से 2024 में ये फ्रीज खत्म होने वाला है। इसके बाद में ये अनुमानित है कि 2031 में शायद पॉपुलेशन सेंसस हो, जिसके बाद में डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया जाएगा और इस सेटअप करने के बाद में सीट्स के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस डीलिमिटेशन को फ्रीज करने की ऐसी कोई सॉलिड न्यूज कहीं से भी नहीं आई है। इसके अपोजिट यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सदर्न स्टेट्स को यह आश्वासन दिया है कि जब डीलिमिटेशन अगर किया जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, प्रोपोर्शनेटली आपकी सीट्स बढ़ाई जाएंगी और आपका रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। अब ये जो डीलिमिटेशन की खिचड़ी है इसके कुछ प्रपोज्ड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज को फर्टिलिटी रेट के साथ लिंकअप कर दिया जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिकली प्रॉस्पर जो है उसके साथ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ में इसको लिंक कर दिया जाए। हर एक का अलग अलग वेटेज ले लिया जाए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाए, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना दिया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा में रिफॉर्म्स कर दिए जाएं और राज्यसभा को थोड़ा पावरफुल बना दिया जाए जिससे कि एक बैलेंस हो जाए सभी चीजों में। और सदर्न स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 30 साल के लिए जो डीलिमिटेशन का फ्रीज है उसको और आगे बढ़ा दो। अब देखना यह है कि अगले 1 साल में गवर्नमेंट क्या करती है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस पर क्या स्टेप्स लेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप या आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिन कमेंट में जो मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है उससे मास्टर क्लास में जरूर रजिस्टर कीजिए। मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज जो चल रही है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप यहाँ पर जाकर एक और वीडियो देख सकते हैं जो इंटरेस्टिंग है। मैं चलता हूँ अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।